जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिनेशन एजेंट अर्थात परागण के एजेंट कौन कौन से होते हैं। वो इसलिए बताया था क्योंकि अगर आपको वो वीडियो नहीं आया होगा तो इसमें जो हम आपको पॉलिंग एजेंट्स वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इसको बनाने से पहले वो वीडियो आपको पूरा बोर्ड पर बना के समझा दिया था। ठीक, उसी से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे और जानेंगे। ये आपका जो चैप्टर है आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास, तो उसका ये लास्ट वीडियो है। और उसके बाद हम इस चैप्टर में अर्थात एक आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास में हम आपको कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो करवा देंगे और बाकी फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप से। फिर हम आपका जो मानव जनन है वो चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सभी स्टूडेंट्स और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आज जो आपका यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस है उसने 1000 सदस्यों का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। मतलब 1000 जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आज पूरे हो गए हैं। ठीक, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स और सभी साथियों को हमारा बहुत ही बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है जो इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है 67 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपका 67 क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड सेल होती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भ्रूण कोश होता है, अब भ्रूण कोश क्या होता है तो देखिए, भ्रूण कोश में जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, तो सहायक कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो वो किस तरफ होती हैं तो देखिए, पहले भ्रूणकोश कैसा होता है तो ये देखिए, ये भ्रूणकोश होता है। मान लीजिए ये बीजांड है, ठीक, ये अध्यावरण है और ये भ्रूणकोश होता है आपका। भ्रूणकोश में ये भाग आपका चलाजा कहलाता है, आपका चलाजा कहलाता है, निभाग कहलाता है। ये आपका माइक्रोपाइल कहलाता है, माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल कहलाता है। और माइक्रोपाइल कहलाता है तो बीजांड जो निभाग होता है अर्थात जो चलाजा होता है उस तरफ आपकी जो होती हैं वो होती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो आप इधर जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार में बड़ी मादा युग्मक और पास में दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक, किधर होती हैं? बीजांड द्वार की ओर होती हैं। तो देखें इसमें कोई विकल्प दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, पहले विकल्प देखते हैं कौन कौन सा विकल्प दिया गया है इसमें। तो देखिए, इसमें जो पाप का पहला विकल्प दिया गया है वो है निभाग की ओर अर्थात चलाजा की ओर। नंबर बा दिया गया है आपका मध्य में। ठीक, और नंबर आपका सा दिया गया है अंडकोशा के इधर उधर। और जो आपका द विकल्प दिया गया है वो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया भ्रूण कोश का चित्र बनाकर, तो उसमें जो सहायक कोशिकाएं थीं, जो सहायक कोशिकाएं थीं तो बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मक होती है और मादा युग्मक अर्थात मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं या अंडकोशा कहते हैं। ये जो कोशा होती है आपकी क्या कहलाती है? अंडकोशा कहलाती है या एग सेल कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एग सेल, या हिंदी में अंडकोशा कहते हैं। तो और इसी के पास में ये जो स्थित होती हैं ये आपकी होती हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक, तो ये किधर होती हैं? बीजांड द्वार की ओर होती हैं और अंडकोशा के इधर उधर स्थित होती हैं। किधर होती हैं? अंडकोशा के इधर उधर। तो आपका जो इसमें विकल्प होता है वो सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक परागकोश में दो परागधानियां होती हैं। मतलब ऐसा कौन सा इसमें कुल दिया गया है जिस कुल में एक परागकोश में दो परागधानी होती हैं। परागकोश आपको बता ही चुके हैं। देखिए, इसमें आपका जो पहला विकल्प दिया गया है वो है मालवेशी कुल में, दूसरा है क्रूसीफेरी कुल में, तीसरा विकल्प दिया है कंपोजिटी कुल में और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो देखिए,
जो परागधानियां होती हैं, परागकोश, जैसे मान लेते हैं ये परागकोश है, ठीक, इस टाइप का परागकोश है। इस परागकोश में ऐसे गोल गोल परागधानियां होती हैं, ठीक, ऐसे परागधानी होती हैं। इन इन परागधानियों में लघुवीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो परागकणों का निर्माण करती हैं, अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जो पोलन ग्रेन्स का जो है फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। तो वैसे तो देखिए इसमें तो दो पालियां हैं, देखिए एक पाली ये और एक पाली ये, ठीक। तो एक पाली में दो परागधानियां होती हैं, देखिए एक ये है, एक ये है, और एक ये है और एक ये है, मतलब दो पालियों में चार परागधानियां हैं। लेकिन ये पूछ रहा है एक परागकोश में दो परागधानियां किसमें होती हैं। तो देखिए आपको बता दें, इस संसार में सभी कुलों में जो दो पालियां होती हैं और चार परागधानियां होती हैं, लेकिन एक कुल ऐसा है जिसमें केवल दो परागधानियां होती हैं, क्योंकि उसमें एक ही पाली पाई जाती है। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प होगा, तो देखिए आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प आ सही होगा, मालवेसी कुल में। मालवेसी कुल जो होता है, आपने मालवेसी कुल में कुछ पौधे देखे होंगे जैसे कपास, गुड़हल। गुड़हल सभी ने देखा होगा। गुड़हल का आप फ्लावर लेना कभी और उस पर देखना, उसमें कुछ पीले पीले ऐसे परागकोश लगे रहते हैं, और परागकोश लगे रहते हैं, बीच में ये पुतंत होता है, फिलामेंट होता है, ठीक, पतला सा फिलामेंट लगा रहता है, और ऊपर ये पीले पीले लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। तो जब ये परागकोश ऐसा होता है तो परागकोश में कितनी परागधानियां हो गई, दो। तो यही एक ऐसा मालवेशी कुल है जिसमें जितने भी पौधे आते हैं सब में एक पाली होती है और दो परागधानियां होती हैं, और जब दो पाली हो जाएंगी तो चार परागधानियां हो जाएंगी, ठीक। तो यही एक ऐसा कुल है जिसमें केवल दो परागधानियां होती हैं, क्योंकि एक पाली होती है तो दो परागधानियां हो जाती हैं। तो हमारा विकल्प से मालवेशी कुल सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला आता है पराग कोश के भ्रूण पोष पर प्रभाव को कहते हैं। तो देखिए जो पराग कण है, पराग कण, देखिए दो प्रभाव होते हैं इसमें, जीनिया और मेटाजीनिया। अगर आप जीनिया और मेटाजीनिया को नहीं समझ पाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ऐसे निशान लगा दिया हुआ है, ठीक। तो आप जिसमें निशान लगाओ समझ लेना कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पराग कण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को कहते हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है जीनिया, दूसरा है मेटाजीनिया, तीसरा है पोलिनिया, और जो आपका द विकल्प दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो परागकण में परागकण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को कहते हैं। देखिए जब परागकण, जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, ठीक, जो परागकण होता है, परागकण जब बीज और फल, परागकण जब बीज और फल के गुणों पर, जब गुणों पर सीधा प्रभाव डालता है तो इसको कहते हैं जीनिया। क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीनिया। क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। इस प्रोसेस को जीनिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जब परागकण किस पे, बीज और फल पर सीधा प्रभाव डालेगा, ठीक, तो इसे कहते हैं जीनिया। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं इसको। जैसे एक मक्का है और मक्के का जो एक परागकण है, उस परागकण के द्वारा एक पीला भ्रूणपोष वाला पौधा बनेगा, जबकि जो मादा पौधा है, ठीक, उसमें जो जीन है वो पौधा सफेद भ्रूणपोष उत्पन्न करेगा। मतलब जो मादा पौधा है, जो नर परागकण है, जो नर परागकण है ये पीला उत्पन्न करेगा भ्रूणपोष, ठीक। और जो मादा पौधा है वो सफेद भ्रूणपोष उत्पन्न करेगा। कैसा, सफेद भ्रूणपोष उत्पन्न करेगा। लेकिन अब नर और मादा पौधे का जब क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो बीज उत्पन्न होगा वो पीले भ्रूणपोष वाला होगा। क्यों, क्योंकि जब इनका संकरण कराया जाएगा तो संकरण कराने के बाद जो भ्रूणपोष उत्पन्न होगा वो पीले भ्रूणपोष वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो परागकण है वो परागकण अपना प्रभाव डाल रहा है, मादा पौधे का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीनिया। मतलब फल और बीज पर, जब फल और बीज बनता है और उस पर जब नर पौधे अर्थात परागकण का जब प्रभाव पड़ता है तो उसको कहते हैं जीनिया, ठीक।
तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हमारा विकल्प आ सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प आ सही हो जाएगा। अब आपको मेटाजीनिया भी बता दें, तो जब परागकण, जो परागकण है, जब परागकण बीजावरण किस पर, बीज के आवरण पर, बीजावरण, जब परागकण बीजावरण व फल भित्ति पर, फल भित्ति पर, जब फल भित्ति पर, मतलब जब परागकण का प्रभाव बीजावरण और फल भित्ति पर पड़ता है, जब परागकण का जो प्रभाव होता है बीजावरण और फल पर पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, तब इसको मेटाजीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजीनिया, मेटाजीनिया। ठीक, और जब बीज और फल पर पड़ता है, तो जब बीज और फल पर पड़ता है तब उसे जीनिया, और जब आपके बीजावरण और फल भित्ति पर पड़ता है तो उसे मेटाजीनिया। तो यहाँ पर इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो विकल्प सही होगा वो सही हो जाएगा आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जीनिया। ठीक, अब अगला विकल्प आता, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है कि एक सेकेंड, हाँ, 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्ति निर्माण हो जाता है। भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद, भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद, मतलब जब भ्रूण कोश बनता है तो जैसे ये भ्रूण कोश है और इसमें केंद्रक, द्वितीय केंद्रक होता है, तो भ्रूण पोष केंद्रक बन चुका है, भ्रूण पोष केंद्रक बन चुका है। क्या चीज बन चुका है? भ्रूण पोष केंद्रक बन चुका है। तो जब भ्रूण पोष केंद्रक बन चुका है तो जब इसमें पहला विभाजन होगा तो ये केवल केंद्रक बनाएगा। जब इसमें पहला विभाजन होगा तो इसमें विभाजन के बाद भित्ति निर्माण हो जाता है, इसके बाद के विभाजन में भित्ति नहीं बनती है। ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको 3 प्रकार के भ्रूणपोष बताए थे। पहले आपको बताया था जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष पिछले वीडियो में, उसके बाद बताया था कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा बताया था माध्यमिक भ्रूणपोष। उसमें पहले में बताया था कि जब भ्रूणपोष होगा और केवल केंद्रक बनेगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, तो इसको बोलेंगे कोश केंद्रकीय भ्रूणपोष। और जब दूसरा ऐसा है जब केंद्रक बने और केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाए तो इसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और ऐसा भ्रूणपोष जिसमें पहले जो होगा वो केंद्रक बना और चारों ओर भित्ति बन गई, लेकिन कुछ ऐसे भी केंद्रक बनेंगे जिसमें भित्ति नहीं बनेगी। तो ये इसका और इसका मतलब केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था होती है, जिसको हम लोग माध्यमिक भ्रूणपोष या हैलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, और उसके बाद हम इसका विकल्प देखते हैं। तो भ्रूणकोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्ति निर्माण, मतलब इसमें भित्ति निर्माण भी हो रहा है और इसके बाद के विभाजनों में भित्ति नहीं बन रही। मतलब ऐसे भी केंद्रक हैं जिसमें भित्ति निर्माण हो भी रहा है और ऐसे भी केंद्रक जिसमें भित्ति निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहेंगे? तो ऐसे भ्रूणपोष को पहला विकल्प दिया गया है कोशिकी, नंबर दूसरा केंद्रकी, तीसरा हैलोबियल और चौथा पार्श्वी। देखिए जब भित्ति निर्माण हो रहा है और केंद्रक निर्माण, कुछ केंद्रक ऐसे बनेंगे जिसमें भित्ति निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये होता है आपका कोशिकी और केंद्रकी भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था, जिसको कहते हैं हैलोबियल भ्रूणपोष। तो ये आपका विकल्प तीसरा इसमें सही होता है, हैलोबियल भ्रूणपोष। अगला, अंतःसूत्री विभाजन द्वारा टेपिटम की कोशिकाएं हो जाती हैं। मतलब जब आप देखिए वैसे तो कोशिकाएं द्विगुणित बनती हैं, लेकिन जब इसमें अंतःसूत्री विभाजन हो जाता है तो अंतःसूत्री विभाजन बनने के बाद जो टेपिटम होती हैं, अब टेपिटम कहाँ होता है कि जो पराग कोश होता है उस पराग कोश में जो आपकी परागधानी होती है, उस परागधानी में जो मिडिल लेयर होती है और मिडिल लेयर के नीचे आपकी एक स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी जो लेयर होती है जिसको बोलते हैं टेपिटम लेयर। तो टेपिटम लेयर जो होती है उसमें एंडोमिटोसिस हो जाता है, जिस कारण से ये कैसी हो जाती है, इसमें गुण संख्या कितनी हो जाती है? तो पहला विकल्प दिया गया है अगुणित, दूसरा दिया गया है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित, चौथा दिया गया है बहुगुणित। तो देखिए जब एंडोमिटोसिस हो जाता है टेपिटम लेयर में तब ये हो जाती हैं आपकी बहुगुणित, पॉलीपोलाइड, इसमें बहुत से गुणसूत्र हो जाते हैं, बहुगुणित हो जाती हैं। ये कैसे हो जाती हैं? बहुगुणित हो जाती हैं। ठीक, तो आपका जो विकल्प सही होता है वो दा विकल्प सही हो जाता है इसमें। ठीक,
अब अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 72। कुछ पौधों में सभी लघु बीजाणु या परागकण मिलकर एक विशेष रचना पॉलिनियम बनाते हैं, यह पाई जाती है। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके सभी लघु बीजाणु अर्थात जो भी परागकण होते हैं वो सारे के सारे परागकण या अर्थात कहें माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स मिलकर एक विशेष रचना पॉलिनियम बनाते हैं, यह पाई जाती है। तो सबसे पहले जान लें पॉलिनियम होता क्या है। देखिए, जो पॉलिनियम को कहते हैं पराग पिंड। क्या कहते हैं? पराग पिंड। ये सभी परागकण इकट्ठा होकर एक संरचना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक ऐसी संरचना है और इसमें ऐसे दो संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक इस प्रकार से ये कोशिकाएं, इसमें कोशिकाएं सभी भरी होती हैं, इसमें सभी कोशिकाएं से भरी होती हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं पॉलिनियम। ये क्या कहलाती है? हमारी पॉलिनियम। ठीक, पॉलिनियम कहलाती है। तो ये ऐसी संरचना जो होती हैं ये क्या कहलाती है? पॉलिनियम कहलाती हैं। अब पूछ रहा है ये पॉलिनियम पाई कहाँ जाती हैं। तो देखिए इसमें पहला जो विकल्प दिया गया है आपका, पहला विकल्प जो दिया गया है कपास में, दूसरा मदार में, तीसरा सरसों में और चौथा आपका मक्का में। तो जो आपका पॉलिनियम पाई जाती है वो आपके पाई जाती है जो आपका इसमें विकल्प सही होगा वो विकल्प होगा आपका बा। बा विकल्प इसमें सही होगा मदार में। तो जो मदार होता है, मदार में आपका पॉलिनियम पाया जाता है। अब पॉलिनियम कैसा होता है वो आपको बता देते हैं, बता ही दिया है। और जो पॉलिनियम होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? परागपिंड कहते हैं। और ये पराग कणों के, पॉलन ग्रेन्स के एक साथ मिल जाने से रचना बनती है। ठीक, तो आपका ये बनता है आपका मदार में। ठीक, अब अगला विकल्प देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यावरणी यूनिटेगमिक, एक अध्यावरणी मतलब यूनिटेगमिक। तो इंग्लिश में एक अध्यावरणी को क्या कहते हैं? यूनिटेगमिक। तो एक अध्यावरणी बीजांड पाया जाता है। तो एक अध्यावरणी बीजांड कैसे पाया जाता है? देखिए, जो बीजांड होता है तो उस पर बीजांड पर एक या दो अध्यावरण होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए दो अध्यावरण होते हैं। ठीक, तो इसमें दो अध्यावरण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एक अध्यावरण पाया जाता है। तो एक अध्यावरण बीजांड पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो आपका जो इसमें क्वेश्चन सही होगा वो आपका पहला जो दिया गया है क्वेश्चन आंसर दिया गया है नंबर 1 चंदन में, नंबर 2 सूरजमुखी में, नंबर 3 चना में और नंबर 4 आम में। तो आपका जो विकल्प सही होगा उसमें सूरजमुखी में सही होगा। मतलब जो सूरजमुखी होता है, सूरज में एक अध्यावरण बीजांड पाता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन अगला आता है 74 क्वेश्चन। ठीक, कैसा कौन सा क्वेश्चन आता है आपका 74। तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्रीय विभाजन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील रहता है, यह प्राय पाया जाता है। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस में, देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? जो भ्रूण कोश होता है, ये क्या है हमारा? भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश। ठीक, भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश में आपका जो इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 में से क्या होता है? आपकी जो 3 कोशिकाएं ऊपर की होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं आपकी नष्ट हो जाती हैं। जो एक कोशिका सबसे नीचे का जो कोशिका होती है वो आपकी क्रियाशील रहती है, जिसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु होता किधर की ओर है? तो इसमें देखते हैं विकल्प क्या दिया गया है आपका। इसमें आपका जो कौन सा विकल्प दिया गया है, तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है निभाग की ओर अर्थात चलाजा की ओर, दूसरा दिया गया बीजांड द्वार की ओर, तीसरा दिया है मध्य में और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो क्रियाशील गुरु बीजांड होता है, जो क्रियाशील गुरु बीजांड होते हैं वो आपका बीजांड द्वार, जैसे ये मान लीजिए बीजांड है तो जो यहाँ पर जहाँ पर बीजांड द्वार होगा ये इधर का जो बीजांड वो होता है मेगास्पोर, उधर का जो है क्रियाशील रहता है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये किधर रहता है? बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल की ओर रहता है। तो आपका जो इसमें विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प सही हो जाएगा आपका बीजांड द्वार की ओर अर्थात बा विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सूरजमुखी में पाया जाता है तो हेलियंथस एनस, सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनस होता है, में पाया जाता है। नंबर आ स्वपरागण, नंबर बा परपरागण, नंबर सा आ तथा बा दोनों,
चौथा इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों पाया जाता है, तो इसलिए इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो आ और बा दोनों सही हो जाएगा, अर्थात जो आपका सा विकल्प है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वपरागण भी पाया जाता है और परपरागण भी पाया जाता है। अगला, साल्विया में होता है जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। जो पिछला वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था साल्विया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो जो साल्विया होता है तो साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। कैसे परागण पाया जाता है? तो साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। और ये किस कीट के द्वारा होता है? ये मधुमक्खी के द्वारा होता है। जो मधुमक्खी है आपकी, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो एक कीट है और ये मधुमक्खी कीट साल्विया में आपका परागण कराती है, तो इसमें आपका कीट द्वारा सही हो जाएगा। अगर आपका कीट पूछ दे तो मधुमक्खी के द्वारा, जो आपका विकल्प सही होगा वो विकल्प सही होगा आपका इसमें सा विकल्प, कीट द्वारा। कीट, मधुमक्खी एक कीट है और जो कीट होता है वो साल्विया में परागण करता है, अर्थात मधुमक्खी परागण करती है इसमें। ठीक, अगला आता है घोंघा द्वारा परागण होता है। जो घोंघा होता है वो स्नेल, स्नेल द्वारा परागण किस में होता है? तो इसमें विकल्प दिया गया आपका नंबर आ साल्विया में, नंबर बा रेफ्लिसिया में, नंबर सा आपका कचनार में, और नंबर दा आपका कौन सा है? जिमीकंद में। तो आपको मैंने ये पूरा वीडियो, पिछला वीडियो डाला था, आप उसको जाकर वहाँ पर जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि ये सब पूरा बताया है मैंने। तो घोंघा द्वारा परागण होता है, तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो आपका विकल्प दा सही होगा जिमीकंद में। जिमीकंद जो होता है उसमें घोंघे के द्वारा परागण होता है। और जो आपका सर्प पादप होता है, एक और भी पादप होता है सर्प पादप, इसका नाम होता है सर्प पादप। तो सर्प पादप जो होता है उसमें भी आपका जो परागण होता है वो घोंघे के द्वारा होता है। ठीक, तो इसमें आपका जो विकल्प सही होता है वो आपका दा विकल्प सही हो जाता है। ठीक, जिमीकंद में आपका जो विकल्प है वो सही है। ठीक, अगला प्रश्न आता है आपका स्वपरागण पाया जाता है। तो स्वपरागण किसमें पाया जाता है ये भी मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर आ चीड़ में, नंबर बा मक्का में, नंबर सा खट्टी बूटी में, और नंबर दा आपका सरपादप में। तो जो आपका स्वपरागण पाया जाता है ये भी मैंने बताया है। तो स्वपरागण जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है खट्टी बूटी में। जो आपका सा विकल्प है वो सही है, क्योंकि जो खट्टी बूटी होती है उसमें केवल स्वपरागण ही पाया जाता है। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से किसके द्वारा मक्का में परागण होता है? तो निम्न में से किसके द्वारा मक्का में परागण होता है? तो नंबर आ दिया गया है आपका वायु द्वारा, नंबर बा दिया गया है जंतु द्वारा, नंबर सा दिया गया है जल द्वारा, और नंबर दा दिया गया है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो मक्का होता है मैंने आपको बताया है कि मक्का में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, अर्थात इसमें जो विकल्प आ है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपके जो अ, आपका जो चैप्टर था आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास, तो आवृतबीजी पौधों का जो जीवन इतिहास था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में आए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।